हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका दूसरा पाठ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस पाठ का 1 से लेकर 14 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो आंखों की क्या उपयोगिता है? दो आंखों की क्या उपयोगिता है? देखा तो एक आंख से भी जा सकता है, एक आंख से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन दो आंख क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है? तो दो आंखों को देखने से उपयोगिता निम्न है। अगर हम किसी वस्तु को दो आंखों से देखते हैं तो दो आंखों से देखने की जो उपयोगिता वह निम्नलिखित है। तो इसकी जो पहली उपयोगिता है, वस्तु की दूरी का अंदाज़ा ठीक लगाया जा सकता है। वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम देती रहती है। दो आंख का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास दो आंख है और अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आप उस वस्तु की दूरी का अंदाज़ा बहुत ठीक लगा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का दो आंख नहीं होता होगा उसको वस्तु की दूरी का अंदाज़ा लगाने में दिक्कत होता होगा। तो दो आंखों की क्या उपयोगिता है? तो वस्तु की दूरी का अंदाज़ा ठीक लगाया जा सकता है, वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है, और जो दोनों आंखें होती है वह एक दूसरे आंख को, पहली आंख दूसरी आंख को, दूसरी आंख पहली आंख को एक सेकंड के लिए एक भाग के लिए आराम देती रहती है, जिससे दोनों आंखों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और दोनों आंखें लगातार किसी वस्तु को देखती हैं। यही वस्तु को दो आंखों से देखने की उपयोगिता थी। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है? जो दूरदृष्टि दोष है उससे आपका क्या अभिप्राय है? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? सबसे पहले दूरदृष्टि को दोष क्या होता है यह जानना आपको बहुत ज़रूरी है, और इस दोष को दूर कैसे किया जा सकता है यह इसमें पूछा जा रहा है। तो इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। इसमें बताया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दोनों को एक ही दोष बोला जाता है। दीर्घ मतलब भी दूर ही होता है। तो इस दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जब यह दोष किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वह पास की रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। जब निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को होता है तो वह दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है और निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। सीधा सीधी हम आपको समझाएं तो जिस दृष्टि के साथ में दोष लगा हुआ रहे वही आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। जैसे दूर दृष्टि दोष है तो दोष दूर में लगा हुआ तो आपको दूर की चीज़ें ही दिखेगी इस दृष्टि दोष में, और निकट की चीज़ें नहीं दिखेगी। और अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की चीज़ें ही दिखेगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखेगी। इस बात में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो दूर दृष्टि दोष क्या है? तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु ही दिखेगी। कहने का मतलब है कि स्पष्ट की वस्तु नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख पाएगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक ही निकट बिंदु होता है। और अगर इस दोष का निवारण करना है तो इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। जब किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो जाता है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह दृष्टि पटल के पीछे बनता है और दीर्घ दृष्टि के लिए एक ही निकट बिंदु होता है। और इसलिए अगर हम इस दोष का निवारण करना चाहते हैं तो इस दोष को निवारण करने के लिए हम लोगों को उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उत्तल लेंस प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। तो यह आपका क्वेश्चन था, दूर दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है और इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है? तो दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु दिखाई देती है, और दृष्टि पटल पर इसका जो प्रतिबिंब होता है वह उसके पीछे बनता है। और इस दोष का निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और उत्तल लेंस प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है। इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन को समझ के याद कीजिएगा तो आप
एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ बना के ज़रूर ही लिख दीजिएगा, और अगर आप रट्टा मार के जाइएगा तो आपके लिए एग्ज़ाम बहुत ही टफ लगेगा। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है, प्रकाश का पुंज बोले या प्रकाश पुंज बोले, तो जब कोई कांच की प्रिज्म से प्रकाश गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। ये सातों रंग का आपको नाम दिया हुआ है, हरा, नीला, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। यहाँ कौन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कौन नहीं, एंगल है, ये एंगल को दर्शा रहा है, कोण पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे अधिक। वर्ण क्रम को विबजियोर के द्वारा याद रखा जा सकता है। यह एक ट्रिक दिया हुआ है कि आप सातों कलर को विबजियोर के नाम से याद कर सकते हैं। विबजियोर का फुल फॉर्म होता है वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये सातों कलर का नाम दिया हुआ है, जिसको आप शॉर्टकट में विबजियोर के नाम से याद रख सकते हैं कि वर्णपट में कौन कौन से रंग होते हैं। तो विबजियोर रंग होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के द्वारा याद रखा जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। प्रकाश का जो विभिन्न रंगों द्वारा निर्वाह होता है या हवा में उसका जो वेग होता है वह दूरी तय की जाती है। और इसमें जो लाल रंग होता है वह सबसे कम उड़ता है, क्योंकि जिस रंग का सबसे तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है वह सबसे कम उड़ता है, और जिसका तरंग धैर्य सबसे कम होता है वह अधिक मुड़ता है। तो आप जानते होंगे कि श्वेत प्रकाश में लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग सबसे कम उड़ता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ता है। और सातों रंगों को याद रखने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट है विबजियोर, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें पूछा गया था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। समंजन क्षमता क्या होती है यह आपको बताना है। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है। सबसे पहले समंजन क्षमता क्या है और एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, कहने का मतलब कि मनुष्य के जो नेत्र की लेंस की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित अलग अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो लेंस की फोकस दूरी होता है उसको कम अथवा अधिक जो करता है वह समंजन क्षमता के द्वारा होता है। सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में सामान्य 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है। सामान्य दृष्टि में आप जानते होंगे कि जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। तो वही बताया गया है कि सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होता है, इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। जो समंजन क्षमता सामान्य वयस्कों में होती है वह 4 डायोप्टर होती है। डायोप्टर में इसको 4 डायोप्टर बोल सकते हैं, और अगर आप निकट बिंदु में बोले तो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु में अनंत के बीच होता है। तो इसमें पूछा गया था कि समंजन क्षमता क्या होती है। तो समंजन क्षमता नेत्र के लेंस की वह क्षमता होती है जब नेत्र किसी दूर रखी वस्तु को देखता है और उसको देखने के लिए स्पष्ट रूप से अपने नेत्र लेंस की फोकस को कम या अधिक करता है, तो उसको वह जो कम और अधिक करने में मदद करता है वह समंजन क्षमता कहलाती है। यही समंजन क्षमता का डेफिनेशन था। इसके बाद है जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। इससे पहले आपने दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसी को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, उसके बारे में आपने पढ़ा था। और इसमें एक और दोष दिया हुआ है जरा दूरदर्शिता बोले या जरा दूरदृष्टि दोष बोले। तो जरा दूरदृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों स्थितियों में नजदीकी वस्तु को ना देख पाना तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के कारण है। जब ये दोनों दोष होता है तो दोनों ही दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती है और दूर की वस्तु दिखती है। दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। जब दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है या नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यदि यदि दोस्त पक्ष मांसपेशियों के कमजोर पड़ जाने से वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है तो इस दोस्त को, यहाँ देखिए दोस्त लिखा हुआ है, यहाँ भी दोस्त लिखा हुआ है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ दोस्त नहीं यहाँ दोष हो जाएगा। यदि दोष
पक्षमाभी पेशियों के कमजोर पड़ जाने से वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है, तो इस दोष को जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। ऐसा दोष अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर हो जाता है। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष में आपने पढ़ा कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुओं को मनुष्य स्पष्ट नहीं देख पाता है, और जरा दूरदृष्टि दोष भी वही होता है, उसमें भी वस्तु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। लेकिन जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसमें अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है, या नेत्रगोलक आप बोले तो छोटा हो जाता है। लेकिन जो जरा दूरदर्शिता होता है वह जब मनुष्य की अधिकतर आयु हो जाती है, जब उसकी आयु में वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है, तभी यह व्यक्ति को वह दूरदर्शिता नामक रोग होता है, और वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है, और इसलिए वह वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यही जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर था। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। इससे पहले आपने एक क्वेश्चंस में पढ़ा था और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ते हुए आए हैं कि सामान्य नेत्र होता है उसका निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम बिंदु अनंत होता है। वह 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के बीच की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है सामान्य नेत्र। और अगर आपने इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसी पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी वीडियो को देख लें, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के जरिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो इसमें पूछा गया सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर, जो कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है, दूर रखना होता है। अगर आप किसी वस्तु को सुस्पष्ट अच्छे रूप से देखना चाहते हैं तो उस वस्तु को आपसे कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती। जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है उसकी एक न्यूनतम सीमा होती है, और वही न्यूनतम सीमा पर 25 सेंटीमीटर तक की वह वस्तु को देख सकता है, और उससे नीचे वह नहीं घट सकती। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट हो तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। अगर आप 25 सेंटीमीटर से निकट रखकर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना चाहेंगे तो वह वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगा, वह आपका उसका प्रतिबिंब धुंधला सा प्रतीत होगा, वह आपको वस्तु धुंधला सा दिखाई देगा। इसलिए अगर किसी वस्तु को सुस्पष्ट देखना है तो आपको कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। यही सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यह क्वेश्चन हमने आपके साथ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। वही रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। जब तारा का प्रकाश होता है, तारे से प्रकाश निकलता है, तारों में अपने आप का प्रकाश होता है, ये आत्मदीप्त होते हैं। तो जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है तो कभी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता है। इसके कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हुए हम लोगों को प्रतीत होते हैं। और इसके टिमटिमाने का कारण है कि जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इन तारों का जो प्रकाश होता है वह लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है, और इसका अपवर्तनांक अनियमित उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसके कारण कभी तारों का प्रकाश हम लोगों के नेत्रों तक पहुंचता है तो कभी नहीं पहुंचता है। इस कारण हम लोगों को तार टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दृष्टि निर्बंध क्या है? दृष्टि निर्बंध क्या है? किस प्रकार चलचित्र संभव होता है? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकेंड 1/10 सेकेंड तक स्थिर रहता है। इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। दृष्टि निर्बंध में आपके सामने बताया गया है कि अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों के नेत्र में रेटिना पर बनता है, और अगर आप उस वस्तु को जस्ट आँख के आगे से हटा लीजिएगा तो 1/10 सेकेंड तक वह वस्तु रेटिना पर बना हुआ उसका प्रतिबिंब रहेगा। इसी को दृष्टि निर्बंध कहते हैं। यदि चलचित्र कैमरे द्वारा खींचे गए अचल चित्रों में दृश्य के क्रम को किसी पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब बनाता प्रति सेकंड अथवा इससे अधिक दर पर प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंबों के क्रमागत प्रभाव निर्बाध रूप से एक दूसरे के मिश्रित अथवा विलीन होने प्रतीत होंगे। इस सिद्धांत से चलचित्र संभव हो पाता है।
जो चलचित्र होता है वह इसी कारण संभव हो पाता है, क्योंकि अगर हम अचल चित्रों में दृश्यों के क्रम को किसी पर्दे पर लगभग 24 प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रति सेकंड अथवा इससे अधिक दर पर प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंबों के क्रमागत प्रभाव निर्बंध रूप से एक दूसरे के मिश्रित अथवा विलीन होते प्रतीत होते हैं। इस सिद्धांत से चलचित्र संभव हो पाता है। और इसी क्वेश्चन में आपके साथ 2 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दृष्टि निर्बंध क्या है। दृष्टि निर्बंध वह चीज़ है जब हम किसी वस्तु को रेटिना पर प्रतिबिंब बनाते हैं तो वह वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकेंड तक वह प्रतिबिंब रेटिना पर स्थिर रहता है, इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। जो स्वच्छ आकाश का रंग होता है हमें नीला दिखलाई पड़ता है, जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाकर देखता है पृथ्वी को तो उसको पृथ्वी काला रंग का प्रतीत होता है, काला रंग का दिखाई देता है। लेकिन हम लोग जब नीचे से पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो हम लोगों को आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका क्या कारण है? तो सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, सूर्य में श्वेत प्रकाश होता है और कोई भी श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होना शुरू हो जाता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश काला दिखाई देता है। तो प्रकाश नीला, जो आकाश होता है वह नीला रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो रंगों का जब प्रकीर्णन होता है तो नीले रंग की अधिकता इसमें होती है। और जो अंतरिक्ष में यात्री होता है उसको प्रकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ तो वायुमंडल ही नहीं होता है और प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में ही होता है। तो वहाँ तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होता है, इसलिए उसको किसी प्रकार का कोई कलर ही नहीं दिखाई देता है। उस यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। और वायुमंडल में जब प्रकीर्णन होता है तो इसी कारण हम लोगों को प्रकाश का रंग नीला होने के कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग ही क्यों होता है? आपने रेलवे ट्रैक पर देखा होगा कि जो डेंजर का साइन और रेलवे सिग्नल का जो प्रकाश होता है वह लाल रंग का होता है। तो वह लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है डेंजर के साइन में और सिग्नल के साइन में? तो रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से साफ साफ दिखलाई पड़ जाती है। तो जो आपने इससे पहले 9वें क्वेश्चन में पढ़ा उसी से रिलेटेड बात इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है इसका सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, उसी कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। और जब लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है तो लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखलाई पड़ जाती है, इसीलिए रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग के प्रयोग सिग्नल में प्रयोग करने की यही कारण है कि लाल रंग को आप दूर से ही एकदम साफ साफ देख लीजिएगा, इसका जो प्रकीर्णन होता है वह बहुत कम होता है। इसके बाद आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पढ़ाने वाले हैं, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। दोनों दोषों को हमने आपके साथ पहले भी बताया है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तुएं ही दिखती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। और जो दूर दृष्टि दोष होती है उसमें दूर की वस्तुएं ही मानव को नज़र पड़ती है और निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। तो इससे पहले इसका आगे बढ़ाते हुए हम इसके आगे अंतर को बताते हैं। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। जब दृष्टि दोष निकट रहेगा तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी और दृष्टि दोष जब दूर रहेगा तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। आपको इसके सिर्फ विपरीत याद रखना है कि अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी और अगर निकट दृष्टि दोष रहा तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसका नेत्र गोलक लंबा हो जाता है और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को नेत्र गोलक छोटा हो जाता है।
निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह 3 अंतर था जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को अच्छे से समझाता है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है। आप पढ़ते हुए आए शुरू से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, जरा दूर दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। अभी हमने आपको बातों में 3 प्रकार का दृष्टि दोष बताया, लेकिन यह वास्तव में कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दृष्टि दोष क्या है। तो सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। जो सामान्य नेत्र होता है वह 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। जब इस स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है नेत्र में दृष्टि दोष है। जो मानव का सामान्य नेत्र होता है, जब मानव के नेत्र में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है तो वह 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। लेकिन जब किसी प्रकार का दृष्टि दोष उसकी आंखों में हो जाता है तो वह 25 सेंटीमीटर की वस्तु पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसी को कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। और यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। जो दृष्टि दोष होता है मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। इन चारों के बारे में हम आपको शॉर्टकट में बता दें तो निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं ही दिखती है, दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट नहीं दिखती है। दीर्घ दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं ही दिखती है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है। और जरा दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति की आयु में वृद्धि हो जाती है तो जरा दृष्टि दोष होता है। और इसमें भी यह दीर्घ दृष्टि दोष के समानांतर ही होता है। इसमें भी दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है और निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती है। और अबिंदुकता भी बढ़ती उम्र के साथ होने वाला एक रोग है। तो इस प्रकार दूर दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से समझ के याद करके रखना है। इसके बाद एक स्पेशल क्वेश्चन है जरा दूर दृष्टिता क्या है, जरा दूर दृष्टि दोष क्या है। तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है। हमने आपको बताया कि जो जरा दूर दृष्टि होता है वह व्यक्ति की आयु में वृद्धि होने के कारण ही होता है। और यह इसमें लिखा हुआ है कि जब आयु की वृद्धि में वृद्धि होती है, जब किसी व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है और अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है और उसको निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूर दृष्टिता कहा जाता है। यह दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुबले होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें द्विफोक्सी लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। यह जो जरा दूर दृष्टि दोष होता है इसका होने का कारण है कि यह दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुबले होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र में दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं जिन्हें द्विफोक्सी लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। तो इस प्रकार आपका आंसर था जरा दूर दृष्टिता क्या है। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जरा दूर दृष्टिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। और यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, यह क्वेश्चन पहले भी आपके साथ पढ़ाया गया है। इस क्वेश्चन को मैंने 3-4 क्वेश्चन पहले भी बताया है। तो जरा दूर दृष्टि दोष तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें, इसको शॉर्टकट में आपको बताते हुए चलता हूँ। तो जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और इसी चश्मे के निचले भाग में उत्तल लेंस लगाया जाता है। जो जरा दूर दृष्टि होता है उसको दूर करने के लिए चश्मे में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है और एक ही चश्मे में ऊपरी भाग में अवतल लेंस को सेट किया जाता है और निचले भाग में उत्तल लेंस को बैठाया जाता है। इससे जरा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं और नज़दीक की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। और आगे बताया गया दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को उसको देखने में कठिनाई होती है। अतः इस दोष वाले व्यक्तियों के चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है और उत्तल लेंस निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में उस व्यक्ति की मदद करता है। तो इस प्रकार आपका इस पाठ का 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसलिए ये क्वेश्चंस अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर इसका आंसर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.